Hello class 11 students, welcome back to my YouTube channel. So I hope I am visible and audible to each and every one. So जल्दी से give me a thumbs up in the comment section अगर आपको मैं visible हूँ, audible हूँ. Then we are going to start with this chapter. And till then जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए. Quickly share this video with all of your friends. Then we are going to start with this chapter. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन. बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना, बिल्कुल स्टोरी की फॉर्म में मैं आपका ये चैप्टर आपको कंप्लीट करवाऊंगी, समझाऊंगी. ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझाने वाली हूँ. देखो, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, जब आप ये चैप्टर का नाम पढ़ते हो, इमेजिन करो आपके दिमाग में क्या आता है. पाथ का क्या मतलब होता है? रास्ता. एंड मॉडर्नाइजेशन जब आप सोचते हो, आपके दिमाग में क्या आता है? डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े रोड्स जिन पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ये सब कुछ आप इमेजिन कर पाते होगे. सो यही कुछ हम आपके इस चैप्टर में पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट? अरे नहीं, हम देखेंगे कि जापान, चाइना, कोरिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हैं. यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं, बहुत बड़े बड़े रोड्स हैं, बहुत क्लीनलीनेस है. ये होता है मॉडर्नाइजेशन. सो आखिर ये देश इतने मॉडर्न हुए कैसे? कौन से रास्तों को इन्होंने अपनाया है? कौन से रिफॉर्म्स किए हैं? कौन से स्टेप्स लिए इनकी गवर्नमेंट्स ने? तो ये सब कुछ आज हम आपके इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो शुरू करते हैं चाइना के साथ. चाइना जो कि हमारा पड़ोसी है. चाइना एक बहुत बड़ा देश है एंड यहाँ पर बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत अलग अलग वेदर कंडीशंस देखने को मिलती है थ्रू आउट चाइना, क्योंकि चाइना है ही इतना बड़ा. ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में भी अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स देखने को मिलते हैं. सिमिलर इज द केस विद चाइना. चाइना इज इवन ग्रेटर देन, इज लार्जर देन इंडिया. एंड चाइना के अंदर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं. एंड जो डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है चाइना के अंदर वो है हैन चाइनीज. हैन ग्रुप इज़ द डोमिनेंट वन इन चाइना. एंड चाइना के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोग बोलते हैं चाइनीज़, जिसे पुतोंगुआ भी बोलते हैं. दिस इज़ द मेजरली लैंग्वेज स्पोकन बाय देम, यानी कि ज़्यादातर लोग ये भाषा बोलते हैं. जबकि जापान बिल्कुल अलग है चाइना से. जापान 4 आइलैंड से मिलके बना है. जापान इज़ मेड आउट ऑफ 4 आइलैंड्स एंड 4 बड़े बड़े आइलैंड से मिलके बना है. उन चारों आइलैंड्स का नाम देखते हैं. होन्शु, क्यूशु, शिकोकू एंड होकाइडो. इन 4 आइलैंड से मिलके जापान बना है. 12th सेंचुरी में जापान के अंदर क्या होता था? देखो, सबसे पहले पावर थी राजा के पास. अब राजा से पावर ले ली थी शोगुन्स ने. कुछ एक कम्युनिटी थी, हम कह सकते हैं वो शोगुन्स थे, उनके पास पावर चली गई थी. सो 12th सेंचुरी में क्या हुआ? वापस से ये जो पावर थी शोगुन्स के हाथ से छिन के राजा के पास चली गई थी. ठीक है, दोबारा से दिस पावर केम इनटू द हैंड्स ऑफ एम्परर. 1603 से लेके 1867 तक जो तोकुगावा फैमिली के मेंबर्स थे, उनके पास शोगुन की पोजीशन होती थी, जो कि पावरफुल थे. लेकिन 1868 में, आफ्टर 1867, दोबारा से 1868 में दोबारा से ये जो पावर थी ये चली गई हमारे एम्परर्स के पास. लेकिन अब ये जो शोगुन्स थे ये पावरफुल नहीं रह गए थे. समझ में आया? सबसे पहले पावर थी एम्परर के पास, फिर तोकुगावा फैमिली के मेंबर्स जिन्हें शोगुन्स कहा जाता था उनके पास चली गई, एंड दोबारा से 1868 में पावर आ गई थी एम्परर के हाथ में. अब बहुत ज़्यादा इंटरनल डिस्कंटेंट देखने को मिल रहा था, यानी कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, ट्रेड को लेके, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके. इसके वजह से मीजी रिस्टोरेशन हुआ. यानी कि मीजी रिस्टोरेशन क्या है? शोगुन्स के हाथ से दोबारा जो एम्परर के हाथ में पावर आई, इसी फेज को मीजी रिस्टोरेशन कहते हैं. ठीक है, यानी कि ये जो शोगुन्स थे इनके अंदर खुद का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी. ट्रेड को लेके कुछ इश्यूज थे, कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कुछ इश्यूज थे, जिसके वजह से वापस से एम्परर के हाथ में पावर गई, जिसको बोला जाता है मीजी रिस्टोरेशन. आई होप आप समझ पा रहे हो. सो 1868 में एक मूवमेंट होता है जिससे शोगुन्स के हाथ से पावर छिन जाती है एंड दोबारा से पावर आ जाती है एम्परर के पास. एम्परर को ईडो लाया जाता है, यानी कि टोक्यो में अब एम्परर रहते हैं और टोक्यो को नया कैपिटल बनाया जाता है
टोक्यो को नया कैपिटल बनाया जाता है जापान का, ठीक है। पहले टोक्यो का नाम था ईडो और उसे रीनेम किया जाता है, कैपिटल बनाते हैं तो उसे रीनेम किया जाता है एज टोक्यो। टोक्यो एक नाम दिया जाता है उसे। टोक्यो का मतलब होता है ईस्टर्न कैपिटल, ठीक है, एक कैपिटल जो कि ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड है। तो बिल्कुल स्टोरी की तरह समझा रही हूँ, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब एक नया स्कूल सिस्टम शुरू हो गया था 1870s से, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई थी उनकी सरकार की तरफ से, यानी कि सभी पढ़ेंगे, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल है। एंड बाय 1910 इस टाइम पे यूनिवर्सल वी कैन से स्कूलिंग भी अचीव कर ली गई थी, यानी कि लगभग सभी लोग स्कूल जाने लग गए थे इस टाइम के दौरान, बाय 1910। जो उनके टेक्स्ट थे, जो उनकी बुक्स थी, बच्चों की बुक्स, उनके अंदर उनको सिखाया जाता था कि उन्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने देश के प्रति लॉयल रहना चाहिए, अच्छे नागरिक बनना चाहिए। यानी कि उनकी बुक्स में वेस्टर्न आइडियाज़, अलग अलग फ़िलासफ़ीज़, साइंस, ये चीज़ें तो पढ़ा ही जाती थी। साथ ही साथ उनके जो मोरल प्रिंसिपल्स है, जो उनके ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स है, लॉयलिटी, नेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती थी ताकि वो प्रोग्रेस भी करें, साथ ही साथ अपनी रूट से भी कनेक्टेड रहें, अपनी जो मेन टीचिंग्स हैं उन्हें ना भूलें, अपने प्रिंसिपल्स को ना भूलें। डाइट, DIET, डाइट बेसिकली उनकी पार्लियामेंट को बोला जाता है, जापानीज़ पार्लियामेंट को डाइट बोला जाता है। एंड ये जो डाइट थी, ये जो पार्लियामेंट थी जापान की, ये जर्मन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि जर्मन आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। फुकुजावा युकिची, ये एक मीजी इंटेलेक्चुअल थे, ये एक स्कॉलर थे जापान के। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जापान को वेस्टर्न आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वेस्टर्न आइडियाज़ को जो है अपनाना चाहिए, लेकिन अपनी जो एशियाटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनको भूल जाना चाहिए, उन्हें शेड ऑफ कर देना चाहिए। तो ये उनकी आइडियोलॉजी थी। वो चाहते थे कि जापान जो है अपनी एशियन कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ दे और वेस्ट का हिस्सा बन जाए। दोबारा से रिपीट करती हूँ, फुकुजावा युकिची एक जापानीज स्कॉलर थे जो मानते थे कि जापान को वेस्टर्न आइडियाज़ एक्सेप्ट कर लेने चाहिए, वेस्ट का पार्ट बन जाना चाहिए, और जो ये अपनी एशियाटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें भूल जाना चाहिए, अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ देना चाहिए। अब हम समझेंगे कि जापान ने कैसे मॉडर्नाइजेशन किया अपनी इकोनॉमी का। सो जापान ने एग्रीकल्चरल टैक्स लगाया, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाया, रेलवे लाइन बनाई, उन्होंने टेक्सटाइल मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करी, उन्होंने अपने वर्कर्स को ट्रेन करा, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को लॉन्च किया। तो सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके वजह से उनकी इकोनॉमी मॉडर्नाइज हुई। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम्स लॉन्च करे, एग्रीकल्चरल टैक्स लगाया, बाहर से मशीन्स इंपोर्ट करी, वर्कर्स को ट्रेनिंग दी। तो मतलब हर पॉसिबल तरीका वो लेके आ रहे थे अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च करी एक स्लोगन के साथ, फुकोकू क्योही, यानी कि एक स्लोगन वो लेके आए। जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडिया में भी एक बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, यानी कि किसानों को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमारी आर्मी को भी। उस टाइम पे हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी कम था और हमारी आर्मी भी थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही थी, इस वजह से वो एक स्लोगन लेके आए थे। सिमिलरली जापान की गवर्नमेंट ने भी ये स्लोगन इंट्रोड्यूस करा, फ्युकोक्यू क्योही। ये जापानीज स्लोगन है जिसका मतलब होता है रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, यानी कि जापान अब फोकस करेगा, एम्फसाइज करेगा अपने देश को रिच बनाने में और आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब देखो एक इंसिडेंट याद करते हैं। आपको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाले गए थे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में। सो ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि यूएसए ने ऐसा किया था वॉर को रोकने के लिए, ताकि वॉर और आगे न बढ़े। सो उस टाइम पे यूएस की ऑक्यूपेशन चल रही थी 1945 टू 47। सो इस टाइम पे जापान को डीमिलिटरलाइज कर दिया गया था, यानी कि मिलिट्री हटा दी गई थी और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जापान के अंदर। एंड इस टाइम पे बहुत रैपिड बिल्डिंग हुआ जापान की इकोनॉमी का, यानी कि जापान की इकोनॉमी, अभी तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे, एकदम से उठ खड़ी हुई, एकदम से बहुत रैपिडली अपने आप को ग्रो करा है जापान की इकोनॉमी ने। जो
डिफीट थी यूएस के बॉम्ब्स के वजह से, उसे बिल्कुल एक साइड में रख दिया है। इसी चीज़ को पोस्ट वॉर मिराकल भी कहा जाता है। यानी कि कुछ टाइम पहले तो बॉम्ब्स डाले गए थे, बिल्कुल बुरा हाल हो गया था जापान का, लेकिन एकदम से जापान की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बूस्ट कर गई, इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो गई। सो दिस इज़ ओनली नोन एज पोस्ट वॉर मिराकल। सो ये क्वेश्चन में भी आता है व्हाट इज़ पोस्ट वॉर मिराकल। सो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ चाइना, अब उसके बारे में बात करते हैं। सो ये जो चाइना की मॉडर्न हिस्ट्री है, ये क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करती है, हाउ टू रीगेन सॉवरनिटी। यानी कि देखो, एक ऐसा टाइम था जब वेस्टर्न प्रेशर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड देखने को मिल रहे थे। अब वही वेस्टर्न प्रेशर्स चाइना में भी देखने को मिल रहे थे। चाइना अब इन वेस्टर्न प्रेशर्स के अंडर आ गया था, यानी कि ये जो वेस्टर्न प्रेशर्स है जैसे कि ब्रिटेन, ये चाइना के अंदर भी अपना दबदबा दिखाने लग गया था। अब चाइना के अराउंड एक ही क्वेश्चन था कि अपनी सॉवरनिटी को कैसे वापस पाया जाए, कैसे इनके चंगुल से बाहर निकला जाए, कैसे इस फॉरेन ऑक्यूपेशन की ह्यूमिलिएशन से बाहर निकला जाए, कैसे इक्वालिटी और डेवलपमेंट अपने देश के अंदर लाया जाए। देखो, हमने क्या देखा, जापान बहुत आसानी से अपने आप को सक्सेसफुल बना लेता है, मॉडर्नाइज कर लेता है। बेशक वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट्स होते हैं, फिर भी वो बहुत जल्दी उठ खड़े होते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जापान के अंदर जब जापान खुद का ही एम्पायर एक्सपैंड कर रहा था, लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं था। चाइना शुरू से ही वेस्टर्न प्रेशर्स के अंडर था, ठीक है। सो फर्स्ट ओपियम वॉर होती है चाइना के अंदर इन 1839 टू 42। इस दौरान ओपियम वॉर होती है। एंड इस टाइम पे जो रूलिंग किंग डायनेस्टी थी चाइना की, वो पावर से हट गई। एंड इससे रिफॉर्म और चेंज की डिमांड बहुत ज़्यादा देखने को मिली। जो मांचू एम्पायर था उसे हटा दिया गया, ओवरथ्रो कर दिया गया, और फाइनली चाइना के अंदर रिपब्लिक एस्टेब्लिश करी गई इन 1911 अंडर सुन यात सेन, जिन्हें माना जाता है, जिन्हें रिगार्ड किया जाता है एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुन यात सेन कौन थे, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे कॉपी डाउन कर दो जल्दी से, कॉपी डाउन, ठीक है। सुन यात सेन ने रिपब्लिक एस्टेब्लिश करी एंड ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न चाइना। ये जो प्रिंसिपल्स थे सुन यात सेन के, सान मिन चुई, जैसे कि जापान के अंदर एक स्लोगन था ना, फुकोकू क्योई, वैसे ही 3 प्रिंसिपल थे सुन यात सेन के, सान मिन चुई, यानी कि नेशनलिज्म, रिपब्लिक एंड सोशलिज्म। यानी कि इन 3 चीज़ों के ऊपर ये एम्फसाइज करेंगे, नेशनलिज्म के ऊपर, रिपब्लिक के ऊपर और सोशलिज्म के ऊपर। सो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी चाइना की, इट वॉज फाउंडेड आफ्टर रशियन रिवोल्यूशन इन 1921। माओ जेडोंग ये एक मेजर कम्युनिस्ट पार्टी लीडर थे। एंड जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन 1949। एंड जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 1965 टू 1970, ये एक टाइम पीरियड है जब सोशलिस्ट मैन का क्रिएशन हुआ था चाइना के अंदर, सोशलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था। माओस ने, जो माओइस्ट लोग थे, जो माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी को मानते थे, उन्हें माओइस्ट बोला जाता है। सो उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट करा अगेंस्ट ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम्स एंड ओल्ड हैबिट्स। यानी कि जो माओस लोग थे वो चाहते थे चाइना के अंदर रिफॉर्म्स आए, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाए ताकि चाइना फर्दर प्रोग्रेस कर पाए। आई होप ये पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई। अब कुछ माइंड मैप्स के थ्रू समझते हैं जापान ने कौन कौन से पाथ्स अपनाए फॉर मॉडर्नाइजेशन। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उन्होंने वेस्टर्न वेज को फॉलो किया, ठीक है। उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज़ को अपनाया, उनके करिकुलम में वेस्टर्न मॉडल्स को, वेस्टर्न आइडियाज़ को शामिल किया गया। उन्होंने ट्रेडिशनल स्किल्स और प्रैक्टिसेस को भी नई वेज में अपने साथ रखा। ये नहीं है कि नए तरीके अपना लिए लेकिन पुरानों को भूल गए, ऐसा नहीं हुआ। फॉरेन और इंडिजिनस आइडियाज़ को उन्होंने इकट्ठा रखा है, यानी कि अपने इंडिजिनस आइडियाज़ भी रखे और फॉरेन आइडियाज़ को भी इकट्ठा रखा, एंड देन फाइनली डेवलपमेंट की। एग्रेसिव नेशनलिज्म भी देखने को मिला जापान के अंदर, नेशनलिज्म की भावना बहुत तेज़ी से उमड़ी।
लॉयल सिटीजन्स एंड लॉयलिटी टू द एम्परर। जो सिटीजन्स थे जापान के वो बहुत लॉयल थे एंड इवन आज भी बहुत लॉयल है, और एम्परर की तरफ भी बहुत लॉयल थे, यानी कि अपने प्रिंसिपल्स को वो लोग आज तक भी नहीं भूले हैं। समझ में आ रहा है? पूरा रिवाइज करवा दिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि चाइना ने कौन कौन से पार्ट्स अडॉप्ट करे हैं फॉर मॉडर्नाइजेशन। सीक्वेंस से देखते हैं। हमें पता है चाइना के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का। हमने ये भी देखा कि बेशक पॉलिटिकली बेशक चाइना कम्युनिस्ट रहा, लेकिन इकोनॉमी की टर्म्स में उन्होंने कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस करा, फ्री मार्केट और पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन अपने देश के अंदर किया, फ्यूडलिज्म का एंड हो गया, चाइना के अंदर एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ, नई नई पॉलिसीज़ वो लेके आए, फॉरेन इम्पीरियलिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई, फॉरेन प्रेशर्स को वो हटाना चाह रहे थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी का एंड हो गया, अब सारी प्रॉपर्टी सारी इकोनॉमी स्टेट के हाथ में आ गई, बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने किया, मार्केट के अंदर वो रिफॉर्म्स लाए जिन्हें हम कैपिटलिस्ट रिफॉर्म्स कहते हैं, ये हमने देखा यहाँ पे। गवर्नमेंट में सिर्फ एक सिंगल पार्टी का ही दबदबा रहा है, एंड ये जो मॉडर्नाइजेशन का क्रेडिट है ये एक ही पार्टी को दिया जाता है, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी। सो फाइनली इन सभी रिफॉर्म्स के वजह से एंड हो जाता है इनइक्वालिटी का, एंड फिर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की फाउंडेशन लेकी जाती है। सो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी आती है। 1949 में चाइना बनता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो देखो, अभी तक आपके इस चैप्टर में हमने चाइना और जापान के बारे में देखा है, लेकिन आपके इस चैप्टर में बुक में ताइवान और कोरिया के बारे में भी कुछ कुछ बताया गया है, तो वो भी हम कवर कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी ऑफ ताइवान। सो चाइना आज भी ताइवान को अपना ही पार्ट मानता है कि भाई ताइवान हमारा ही हिस्सा है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली ताइवान इज़ अ सोवरेन रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। सो कम्युनिस्ट पार्टी से हार के चांग काई शेक नाम के एक पर्सन थे, ये ताइवान में भाग जाते हैं 1949 में, जब रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश होता है। सो उन्होंने वहाँ पर जाके एक रिप्रेसिव गवर्नमेंट बनाई और फ्री स्पीच और पॉलिटिकल ऑपोजिशन इन चीज़ों को हटा दिया कि भाई कोई भी फ्री नहीं है टू गिव एनी स्पीच, यानी कि किसी को भी राइट टू स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल ओपोजिशन में नहीं खड़ा हो सकता। तो ये वहाँ पे जाके ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो वो कुछ लैंड रिफॉर्म्स करते हैं, वो इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करते हैं, इससे रिच और पुअर का गैप कम होता है। अब ताइवान जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है। अब फाइनली चांग काई शेक की डेथ हो जाती है 1975 में, और मार्शल लॉ जो वहाँ पर लगा था चांग काई शेक के दौरान 1987 में वो भी हट जाता है, ठीक है। तो अब ताइवान बहुत अच्छा एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। तो अब हम समझते हैं स्टोरी ऑफ कोरिया। सो बेसिकली कोरिया को बहुत दशकों तक अलग अलग देशों ने बहुत सताया है, यानी कि एक टाइम था जब जापान एक अपना एम्पायर बना रहा था, तो जापान ने कोरिया को अपना कॉलोनी बना लिया था एक टाइम पे। सिमिलरली 500 सालों तक जोसियोन डायनेस्टी ने भी रूल किया है कोरिया के अंदर। सो बहुत लंबे टाइम के बाद फाइनली कोरिया फ्री हो जाता है। तो वो स्टोरी हम देखते हैं। जो कोरियंस थे उन्होंने कॉलोनियल रूल की तरफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए। उन्होंने बोला कि हमें गवर्नमेंट चाहिए, हमारी अपील को सुना जाना चाहिए। फॉरेन लीडर्स इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, जैसे कि कायरो में, याल्टा में, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस होती है, एंड जो जापानीज़ कॉलोनियल रूल था वो फाइनली ख़त्म होता है 35 सालों के बाद इन अगस्त 1945, ठीक है, जब जापान हार जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में। इससे क्या होता है, कोरियन पेनिनसुला जो है वो 2 हिस्सों में बट जाता है, 38 पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो 2 हिस्सों में जो है कोरिया बट जाता है ऐसे। जो ऊपर का हिस्सा है, नॉर्थ का हिस्सा, ये नॉर्थ का हिस्सा किसके पास जाता है, सोवियत यूनियन के पास, यूएसएसआर के पास जाता है, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये अमेरिका के पास जाता है। दिस गोज विद यूएसएसआर एंड दिस गोज विद यूएस, ठीक है। सो ये इनके पास चला जाता है, एंड यहाँ पर साथ ही साथ यूएसएसआर जिसे हम रशिया कहते हैं और दूसरे देश थे, इनके साथ साथ ये यूएसएसआर में आते हैं। चाइना के भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहा है, ठीक है। सो ये डिवीज़न हो जाता है। पहले लगा था कि ये जो डिवीज़न होगा अक्रॉस 38 पैरेलल ये परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम तक रहेगा फिर हट जाएगा, लेकिन बाद में चल के ये जो डिवीज़न था ये परमानेंट बन गया। इसी वजह से आज 2 देश देखने को मिलते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है।
सो सेपरेट गवर्नमेंट्स बन जाती हैं दोनों ही इलाकों में, नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बनता है इन 1948, ठीक है। परमानेंटली ये दो देश बन जाते हैं। और जानते हैं कोरिया के बारे में। जून 1950 में कोरिया के बीच में वॉर छिड़ जाती है, यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है चाइना एंड साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है यूएस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक बहुत विंटेज प्रॉक्सी वॉर छिड़ जाती है। यानी कि देखो, कोल्ड वॉर के दौरान क्या हो रहा था, कोल्ड वॉर एक ऐसा टाइम था जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में लड़ाई चल रही थी। लड़ाई मतलब कोई हथियार वाली लड़ाई नहीं थी, एक कोल्ड वॉर थी, टेंशन्स चल रही थी। तो इसे हम प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं, जो दो कोरिया के बीच में थी। प्रॉक्सी का मतलब जब किसी की लड़ाई कोई और लड़ता है। यानी कि देखो, नॉर्थ कोरिया, यानी कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया ये किसके पास था, यूएसएसआर की इन्फ्लुएंस में था, और साउथ कोरिया किसके पास था, किसके इन्फ्लुएंस में था, यूएस के इन्फ्लुएंस में। एक तरीके से जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया लड़ रहे थे, इससे ये दिख रहा था कि यूएसएसआर और यूएसए आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट मिल रहा था यूएसएसआर से एंड साउथ को मिल रहा था यूएसए से। तो ये एक प्रॉक्सी वॉर की तरह था। जुलाई 1958 में क्या होता है, ये जो वॉर है ये ख़त्म होती है, और इससे एक आर्मिस्टिस एग्रीमेंट होता है कोरिया के बीच में कि भाई कोरिया जो है ये बटा ही रहेगा, ये एक नहीं हो सकता, ये दो ही देश रहेंगे। फाइनली डिसाइड होता है कि दो ही कोरिया रहेंगे। अब साउथ कोरिया के अंदर पहले प्रेसिडेंट आते हैं जिनका नाम है सिंगमैन री, एंड इन्हें बनाया जाता है प्रेसिडेंट इन 1948 थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कोरियन वॉर के बाद वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर देते हैं 2 बार इलीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू, कि भाई प्रेसिडेंट इतने साल तक रह सकता है, इतने साल तक, मतलब कुछ कुछ अमेंडमेंट करके उन्होंने अपने आप का टाइम पीरियड बढ़ा लिया, ठीक है। उन्होंने अपना कुछ कुछ अमेंडमेंट्स करके उन्होंने अपना टाइम पीरियड बढ़ा लिया। फाइनली अप्रैल 1960 में सिटीजन्स प्रोटेस्ट करने लगे इस चीज़ के खिलाफ कि भाई ये क्या है, इलेक्शंस तो हो नहीं रहे हैं, वो अपने आप को मतलब ऐसे ही प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं। तो एक अप्रैल रेवोल्यूशन होता है एंड फाइनली इसके वजह से री को रिज़ाइन करना पड़ता है, सिंगमैन री को। फिर फाइनली क्या होता है, मई 1961 में एक डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट आई थी, उसे ओवरथ्रो कर दिया जाता है मिलिट्री कूप के द्वारा, यानी कि मिलिट्री अब पावरफुल हो जाती है। एक मिलिट्री जनरल थे पाक चंग ही, वो पावर में आते हैं, उसके बाद दूसरी मिलिट्री अथॉरिटीज़ पावर में आती है। फाइनली अक्टूबर 1963 में इलेक्शंस होते हैं मिलिट्री कूप के अंदर ही, और पाक चंग ही इन्हें ही प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब हम बात करते हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यानी कि कोरिया के अंदर कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है। जो पाक चंग ही जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो कुछ रिफॉर्म्स करते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो अब वो कुछ इकोनॉमिक प्लान्स लाते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है वो हर एक कोऑपरेटिव फर्म को फेवर करेगी। लेकिन क्या होता है, लेट 1960s और 70s में फोकस लाइट इंडस्ट्री से दोबारा से हैवी इंडस्ट्रीज़ की तरफ चला जाता है। इससे क्या होता है, 1970s में एक न्यू विलेज सेइमोल मूवमेंट होता है, जिससे एनकरेजमेंट मिलती है, मोबिलाइजेशन होता है रूरल पॉपुलेशन का, एंड मॉडर्नाइजेशन होता है एग्रीकल्चरल सेक्शन का, यानी कि अब ये भी मॉडर्नाइज होने लगते हैं। फाइनली कोरिया ने इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करी। कैसे करी, वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, वेल ट्रेन्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, एग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन देखा गया, लेबर सोर्स को कैपेबल बनाया गया, यानी कि लेबर्स को ट्रेनिंग दी गई, और इन सभी के चलते कोरिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। उस टाइम पे ही कंट्री ने इकोनॉमिक पॉलिसी भी इतनी अच्छी बनाई थी, यानी कि ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिसके वजह से और एडवांस इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजीज दूसरे देशों से उनके देश में आई, जिससे और ज़्यादा डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन हुआ। 1972 में क्या हुआ, पाक चंग ही जो थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और इम्प्लीमेंट कर दिया यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे परमानेंट प्रेसिडेंसी हो गई। यानी कि उन्होंने एक यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि अब परमानेंट प्रेसिडेंसी पॉसिबल है, यानी कि पाक ही हमेशा के लिए प्रेसिडेंट रहेंगे। अब यही उनकी गलती भी थी। अब इस यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हुआ, सारी पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास आ गई, चाहे वो लेजिस्लेशन की पावर है, जुरिस्डिक्शन की पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है, हर तरह की पावर जो है वो उनके पास आ गई थी। वो
अब उन्हें जो भी चेंज करने होते थे वो कर देते थे एज एन इमरजेंसी मेजर बोल के, जो वो करना चाहते थे वो कर देते थे। सेकेंड ऑयल क्राइसिस हुआ 1979 में कोरिया के अंदर, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर एक हिंड्रेंस आ गई, एक रुकावट आ गई, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिली कोरिया के अंदर। लोगों ने प्रोटेस्ट करा, डेमोन्स्ट्रेशंस लॉन्च करे अगेंस्ट दिस यूसिन कॉन्स्टिट्यूशन इन अक्टूबर 1979, और फाइनली जो पाक चंग ही है उन्हें असैसिनेट कर दिया गया था। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्लाइड। यहाँ पर हम अपने चैप्टर को खत्म करेंगे। सो कॉन्टिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉल्स फॉर डेमोक्रेटाइजेशन इन कोरिया। सो पाक चंग ही की जब डेथ हो जाती है, एक दोबारा से मिलिट्री कूप होता है जिसमें चुंदू हुआन ये प्रेसिडेंट बनते हैं कोरिया के। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अर्बनाइजेशन होता है, शहरीकरण होता है, नए नए शहर बसते हैं, एजुकेशन इम्प्रूव होती है, मीडिया एडवांसमेंट्स होते हैं। सो अब क्या होता है, मई 1987 में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इससे लोगों को बहुत गुस्सा आता है और फाइनली डेमोक्रेटाइजेशन की डिमांड होती है पब्लिक के बीच में। अब लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जो चंद का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनको फोर्स किया जाता था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो और डायरेक्ट इलेक्शंस लेके आओ, यानी कि हम इलेक्शन करवाएंगे और फिर तुम्हें हटाएंगे। सो जो चंद का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज करना पड़ता है और डायरेक्ट इलेक्शंस अलाउ करे उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन में जो अपोजिशन पार्टीज थी वो इकट्ठी नहीं आ पाई, जिसके वजह से एक और मिलिट्री लीडर 1987 में पावर में आया जिनका नाम था रो ताई फू। सो दिसंबर 1992 में किम एक सिविलियन थे, वो प्रेसिडेंट बनते हैं। बहुत सारे वी कैन से डिकेड्स, दशकों के बाद, बहुत समय तक मिलिट्री रूल चला, उसके बाद फाइनली एक सिविलियन प्रेसिडेंट बनते हैं। एंड ऑल्सो उनकी इकोनॉमी में एक नई एक्सपोर्ट पॉलिसी आती है, जिसके वजह से बहुत सारी कंपनीज जैसे कि सैमसंग, होंडाई, एलजी ये ग्लोबल परमानेंस बन जाती हैं, यानी कि ग्लोबली बहुत पावरफुल ये कंपनीज बन जाती हैं। लेकिन बहुत पुअर मैनेजमेंट था उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जिसके वजह से कोरिया ने एक करेंसी क्राइसिस झेला है 1997 में। इस क्राइसिस के दौरान उन्हें सपोर्ट मिलता है आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और सिटीजन्स भी गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट करते हैं, यानी कि सभी लोगों का गोल्ड कलेक्ट किया जाता है और उससे भी बहुत हेल्प होती है। सो फाइनली दिसंबर 1997 में किम दाय जंग प्रेसिडेंट बनते हैं। पहली बार ऐसा कोरिया में देखने को मिलता है कि इतना पीसफुली ट्रांसफर हो रहा है पावर का, यानी कि अब तक सिर्फ मिलिट्री कूप होते रहते थे, फोर्सफुली पावर को छीना जा रहा था, लेकिन अब की बार इलेक्शंस बहुत अच्छे से हुए और फ्रीली ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ पीसफुली। मई 2008 में कंजर्वेटिव ली म्यूंग बैक ये इलेक्ट हुए एज अ प्रेसिडेंट। 2012 में कंजर्वेटिव पाक ग्यून ही प्रेसिडेंट बने, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी कोरिया के अंदर। लेकिन मार्च 2017 में उन्हें पावर से हटा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ इम्पीचमेंट मोशन करा था। मई 2017 में मून जाए इन ये फाइनली प्रेसिडेंट बनते हैं। तो हम देख सकते हैं कितनी बड़ी जर्नी है पॉलिटिक्स की इन कोरिया। सो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, पहले कौन प्रेसिडेंट था, फिर कौन आया, किसने किसको हटाया। ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। सो फाइनली आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे हर एक चीज़ मैंने कवर कर दी है, बिल्कुल स्टोरी की फॉर्म में समझाया है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि समझ में नहीं आया। एंड इवन कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैं हिंदी में नहीं बोलती हूँ। देखो, यू गाइज आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, थोड़ी बहुत इंग्लिश आना तो सबको ही इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ना, इंग्लिश आनी चाहिए। कॉलेज में तो इट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट, अभी तो आप क्लास 12th में ही है। सो थोड़ा सा ओपन हो, अपने आप को इम्प्रूव करो, दैट्स ऑल। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही देना। बाय बाय।